नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। देवभूमि समाचार की करते हैं शुरुआत। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। निकाय चुनाव को लेकर बड़ी खबर। निकाय चुनाव का हुआ ऐलान। 27 से 30 दिसंबर तक होगा नामांकन। 31 दिसंबर और 1 जनवरी को होगी स्क्रूटनी। नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 2 जनवरी। 3 जनवरी को आमंत्रित किए जाएंगे चुनाव चिन्ह। 23 जनवरी को होगा मतदान। 25 जनवरी को होगा किस्मत का फैसला। आरक्षण की अंतिम लिस्ट हुई जारी। आपत्तियों के निस्तारण के बाद आई है लिस्ट। हल्द्वानी और अल्मोड़ा में किया गया है बदलाव। नगर निगम में जारी आरक्षण में हुआ है बदलाव। हल्द्वानी नगर निगम में मेयर सीट हुई सामान्य। अल्मोड़ा नगर निगम में मेयर सीट ओबीसी हुई है। उत्तराखंड की धामी सरकार ने निकाय चुनाव को लेकर फाइनल आरक्षण सूची जारी कर दी है। दरअसल आरक्षण सूची को लेकर आपत्तियां जताई जा रही थी। अब इन आपत्तियों का निस्तारण कर फाइनल आरक्षण सूची जारी कर दी गई है। इसके बाद चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान भी कर दिया गया। वहीं 23 जनवरी को मतदान होगा और 25 जनवरी को प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला आएगा। नाम निर्देशन पत्र यानी जो नॉमिनेशन है वो 27 दिसंबर से 30 दिसंबर तक प्रतिदिन सुबह 10 बजे से सायं 5 बजे तक नॉमिनेशन किया जा सकता है और नाम निर्देशन पत्रों की जांच जो स्क्रूटनी है वो 31 दिसंबर और 1 जनवरी को की जाएगी और ये 10 बजे से प्रतिदिन शुरू होकर और जिस दिन कार्य समाप्त होगा तब तक ये जारी रहेगी। नाम निर्देशन पत्र वापसी अगर कोई कैंडिडेट वापस लेना चाह रहा है वो 2 जनवरी को 10 बजे से 4 बजे तक अपना नाम वापस ले सकता है और निर्वाचन प्रतीक आवंटन 3 जनवरी 2025 को सुबह 10 बजे से लेकर सायं 3 बजे तक किया जाएगा। मतदान 23 जनवरी 2025 को पूर्वाह्न 8 बजे से अपराह्न 5 बजे तक संपन्न किया जाएगा और मतगणना 25 जनवरी को पूर्वाह्न 8 बजे से प्रारंभ होकर कार्य समाप्ति तक जारी रहेगी। 25 जनवरी सुबह 8 बजे से और जब तक मतगणना समाप्त नहीं होती तब तक जारी रहेगी। ये जो निर्वाचन है हमारे राज्य में कुल 107 नगर निकाय हैं, उसमें से 3 नगर निकाय नगर पंचायत बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री में चुनाव नहीं होता है, निर्वाचन नहीं होता है क्योंकि वहाँ स्थायी मतदाता नहीं है। 2 नई नगर पंचायतों का गठन हुआ है, पाटी और गढ़ी नेगी। अभी उनका प्रसीमन नहीं हुआ है इसलिए वहाँ चुनाव नहीं हो पाएगा। उधम सिंह नगर में गढ़ी नेगी, चंपावत और 2 नगर पालिका परिषद किच्छा और नरेंद्र नगर में अभी प्रसीमन पूर्ण नहीं हुआ है क्योंकि इनके जो क्षेत्र है उसमें राज्य सरकार ने कुछ संशोधन किया था तो अभी प्रसीमन पूरा नहीं हुआ है। वोटर लिस्ट अंतिम नहीं है, दोबारा जो उनका प्रसीमन हुआ है, इसलिए इनमें भी अभी चुनाव ये जो अधिसूचना इसके अंतर्गत नहीं हो रहा है। इस प्रकार 7 निकायों में निर्वाचन नहीं होगा लेकिन कुल 100 निकायों में निर्वाचन होगा। इन 100 निकायों में नगर निगमों की संख्या 11 है, नगर पालिका परिषदों की संख्या 45 है और नगर पंचायतों की ये कुल संख्या मैं बता रहा हूँ 11, 45 और 48। इस प्रकार 104 निकायों में चुनाव होता है। चुनाव संचालन समिति की बैठक की जाएगी। आज कुमाऊं मंडल के पैनलों पर मंथन किया जाएगा। कुमाऊं प्रदेश मुख्यालय पर बैठक होनी है। कांग्रेस में भी बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। 28 दिसंबर तक उतार सकती है प्रत्याशी। जिला प्रभारी सौंपेंगे अपनी रिपोर्ट। 25 दिसंबर तक सौंपे जाएंगे रिपोर्ट। निकाय को लेकर सख्त हो चुका है प्रशासन।
प्रचार प्रसार को लेकर कई नियम लागू हो चुके हैं। आचार संहिता में सख्त नियम होंगे। प्रचार के लिए लेनी होगी परमिशन, लाउड स्पीकर पर रहेगा बैन, बोल राइटिंग पर रहेगा बैन, नियमों के उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई। निकाय चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी अभी तक बिना अनुमति के ही प्रचार प्रसार कर रहे थे, लेकिन अब प्रत्याशियों को जिला अधिकारी यानी डीएम से अनुमति लेनी होगी। चुनाव के आचार संहिता में सख्त नियम बनाए गए। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभय कैंथुरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय, चुनाव का ऐलान हुआ, निकाय चुनाव की तारीख का ऐलान हुआ, उसके बाद से सरगर्मियां तेज है। अब बीजेपी और भाजपा दोनों में ही मंथन का दौर शुरू हो चुका है प्रत्याशियों को लेकर। देखिए, निकाय चुनाव की आचार संहिता लागू हो चुकी है और जो अंतिम आरक्षण की जो सूची थी वो भी निकायों में जारी हो चुकी है। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से पूरी तैयारी यहाँ पर करने की बात यहाँ पर कही गई है। निकाय चुनाव को लेकर सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि अभी तक जो सियासी दलों की जो रणनीति चल रही थी, अब उस रणनीति से एक कदम आगे बढ़ने का काम सियासी दलों ने यहाँ पर शुरू कर दिया। यानी जो संभावित प्रत्याशी थे, उन प्रत्याशियों के नामों का जो पैनल बनाने का जो काम था वो सियासी दलों की तरफ से शुरू कर दिया गया है। बीजेपी की अगर हम बात करें निकाय चुनाव को लेकर, तो जो संभावित जो प्रत्याशी थे उनका पैनल बनाने का काम अब पार्टी की तरफ से यहाँ पर किया जा रहा है। प्रदेश संगठन की 2 अहम बैठकें आज और कल यहाँ पर होने जा रही है। आज कुमाऊं मंडल की बैठक यहाँ पर होगी, जिसमें कुमाऊं मंडल के अंतर्गत जो भी नगर निगम है, नगर पालिकाएं या नगर पंचायत है, वहां पर अध्यक्ष पद को लेकर जो संभावित जो दावेदार है उनके पैनलों का बनाने का काम आज यहाँ पर किया जाएगा। उन सभी दावेदारों के नामों पर मंथन आज पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में देहरादून में यहाँ पर होगा। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट प्रदेश मुख्यालय में मौजूद है। पार्टी के तमाम जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, जिन चुनाव से संबंधित जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है पार्टी संगठन की, वो सभी इस समय वहां पर मौजूद है। मंथन शुरू करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। तो कोशिश यही है बीजेपी की कि संभावित जो पैनल यहाँ पर बनाया जाए, 3 नामों का पैनल यहाँ पर बनेगा जो पार्टी हाईकमान को भेजा जाएगा और दिल्ली में ही पार्टी की तरफ से, पार्टी हाईकमान की तरफ से प्रत्याशी घोषित यहाँ पर किए जाएंगे। उसी तर्ज पर अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस में भी प्रत्याशियों के नामों का पैनल बनाने से पहले जो पर्यवेक्षकों की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट का इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है। कोशिश यह है और जो संभावना जताई जा रही है कि 25 दिसंबर तक जो पार्टी के जो पर्यवेक्षक हैं वो अपनी रिपोर्ट संगठन को सौंपने का काम करेंगे और उसके बाद 28 दिसंबर तक दिल्ली में ही पार्टी के जो प्रत्याशी होंगे उनके नामों का ऐलान वहां पर कर दिया जाएगा। और तब तक के लिए कहा गया है कि जो संगठन के जो चुनावी जो कार्यक्रम है, चुनावी जो रणनीति है, उस रणनीति पर इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है और पार्टी के हर कार्यकर्ता को इस समय जनता के बीच जाकर पार्टी की रीति नीति का प्रचार प्रसार करना आवश्यक है और उसके लिए सभी को दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। पूरे प्रदेश में कह सकते हैं कि तमाम दोनों ही पार्टियों की तरफ से, तमाम दलों की तरफ से तमाम रणनीति तैयार की जा रही है, लेकिन सवाल यही अब है कि भाजपा के सामने और कांग्रेस के सामने चुनौती क्या है प्रत्याशियों को लेकर और इस पूरे चुनाव को लेकर। देखिए, चुनौती सबसे बड़ी ये है कि पहले तो मेयर पद के जो प्रत्याशी हैं उन प्रत्याशियों में जिताऊ कैंडिडेट तलाश करने की सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पर है। उसके बाद जो वार्डों में जो प्रत्याशियों की जो लंबी चौड़ी फेहरिस्त अभी तक संभावित प्रत्याशियों की पार्टी के पास आई है दावेदारों की, वो बहुत लंबी चौड़ी सूची है। अगर हम देहरादून की अगर बात करते हैं तो देहरादून में 100 वार्ड नगर निगम के अंतर्गत आते हैं। 100 वार्डों में 100 टिकट पाने के लिए कम से कम 1000 दावेदार बीजेपी या कांग्रेस दोनों ही दलों में अब तक यहाँ पर आ चुके हैं। बीजेपी के पास ये सूची 900 से ज़्यादा की यहाँ पर पहुंची है, तो 900 यानी एक सीट पर 9 दावेदार अभी तक संभावित यहाँ पर माने जा रहे हैं। ऐसे में अंतिम पैनल्स बनाने के लिए, पूरी कांट छांट करने के लिए, मंथन करने के लिए बड़ी मशक्कत पार्टी संगठन को यहाँ पर करनी पड़ रही है। कांग्रेस में भी ये कह सकते हैं कि दावेदारों की लंबी चौड़ी फेहरिस्त यहाँ पर आ चुकी है, तो जिताऊ प्रत्याशी तलाश करना दोनों ही दलों के लिए यहाँ पर सबसे बड़ी चुनौती बनकर नजर आ रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से चुनाव आयोग की सत्ता यहाँ पर है, तो ऐसे में चुनाव जीतना तो बात की चीज है, लेकिन जिताऊ प्रत्याशी सबसे पहले चुनाव मैदान में उतारना, वो सबसे बड़ी चुनौती संगठनों के सामने इस समय यहाँ पर खड़ी नजर आ रही है। अब देखना यही होगा कि जो संभावित उम्मीदवार जो अपनी दावेदारी प्रस्तुत करें, उसमें पार्टी संगठन किस नाम पर अपना भरोसा यहाँ पर जिताते हैं, दावेदारों की लिस्ट लंबी है, देखना बेहद दिलचस्प होगा है कि आखिरकार किसे चुनती है, किसे अपना चेहरा बनाती है, चाहे वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस। अब बने रहिए अब हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे। तो वहीं बदल गया है मौसम का मिजाज, ज्यादातर जगहों पर छाए हैं बादल, तापमान में भारी गिरावट है, सफेद चादरों से ढकी है वादियां। मैदानों में शीतलहर का कहर है, शीतलहर ने बढ़ाई है
ठिठुरन मौसम विभाग का अलर्ट भी जारी किया गया है। बढ़ेगी ठंड, बढ़ते सावधानी। 27 को बारिश होने के आसार है। नए साल के जश्न से पहले जिस बर्फबारी का इंतजार पर्यटक कर रहे थे, वही मशहूर स्थल चक्राता के लोग कर रहे थे, वो इंतजार अब खत्म हो चुका है। सुबह से ही मौसम ने अचानक अपनी करवट बदल दी है और रिमझिम हल्की बूंदाबांदी के बीच चक्राता की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी शुरू हो गई है। लोखंडी सहित कई ऊंची चोटियों पर बर्फबारी शुरू हो चुकी है। स्थानीय व्यवसायियों को उम्मीद है कि नए साल से पहले बाहर की ये चोटियां बर्फ से ढक जाएंगी। बर्फबारी शुरू होने से स्थानीय कारोबारी के चेहरे खिल उठे हैं। उन्हें उम्मीद है कि नए साल के जश्न के मौके पर अच्छी बर्फबारी के बाद भारी संख्या में पर्यटक चक्राता का रुख करेंगे। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में प्रदेश में बारिश, बर्फबारी, पाला और कोहरे के चलते भीषण सर्दी पड़ने के आसार है, जिसको लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। बद्रीनाथ के पास उर्वशी धारा झरना पूरी तरह से जम चुका है। चमोली की नीति घाटी में बर्फ की परत जमने लगी है। यहाँ का तापमान -10 डिग्री सेल्सियस है। तो हमारे साथ हमारी सहयोगी अंजना गोयल कोटद्वार से हमारे साथ जुड़ चुकी है और अभय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अंजना, क्या कुछ वहां का मौसम है और लगातार बढ़ते ठंड को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है, क्या कुछ सावधानी बरतने को लेकर मौसम विभाग ने कहा है? आपको बता दूं, जिस तरह से कल से मौसम ने करवट में बदल दी है, ऐसे में जो पर्यटक हैं उनको भी चेहरे खिल गए हैं, क्योंकि ऊपर पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू हो गई है। जैसे ही 25 दिसंबर हो आता है, उससे पहले ही छुट्टियां हो जाती है, तो लोग पहाड़ों की तरफ अपना रुख कर देते हैं। तो और 1 जनवरी तक उनका वहां पर रुकना रहता है, जिसको लेकर के उनको मायूसी थी कि जिस तरह से धूप हो रही है तो वहां पर जाकर हम एंजॉय नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब जिस तरह से हम देख रहे हैं, पर्यटक भी काफी खुश है। मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी दे दी थी कि आने वाले समय में बर्फबारी और बारिश दोनों ही होंगी। बिल्कुल, ऐसे में बर्फबारी को लेकर पर्यटक तो खुश हैं, व्यापारी जो है वहां की वो भी बेहद खुश नजर आ रहे हैं। अब है पर्यटकों में भी खुशी है, और क्योंकि अब बर्फबारी हो रही है, अब है तो पर्यटकों की जो संख्या है वो बढ़ेगी। जो ट्रैवलर्स है, जो यात्री है वहां आएंगे। इसको लेकर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारी की गई है और क्या कुछ सावधानी बरतने की अपील प्रशासन की तरफ से की जा रही है? देखिए, उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये मौसम का मिजाज साल के अंतिम सप्ताह में बदलने जा रहा है। तो ऐसे में उम्मीद ये है कि एक बार फिर जो उत्तराखंड के जो पर्यटक स्थल हैं, खासतौर पर जो इस समय सीजन के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त जो पर्यटक स्थल हैं, हिल स्टेशन है, वो एक बार फिर दर्शकों से या पर्यटकों से गुलजार होते हुए नजर आएंगे। क्योंकि नए साल के अवसर पर बर्फबारी उन सभी पर्यटकों का स्वागत करने की तैयारी यहाँ पर चल रही है। बर्फबारी से उन सभी का स्वागत यहाँ पर होगा और उसी बर्फबारी को देखने के लिए लगातार पर्यटकों के आने का सिलसिला है वो उत्तराखंड के हिल स्टेशनों की ओर बढ़ने लगा है। उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो मौसम विभाग ने भी आने वाले 24 से 48 घंटे के भीतर प्रदेश में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना यहाँ पर जताई है। जो पहाड़ी जो जनपद है, 2000 मीटर से अधिक ऊंचाई के जो स्थान है, वहाँ पर हल्की बर्फबारी की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। ऐसे में उम्मीद ये की जा सकती है कि अगले एक सप्ताह के भीतर उत्तराखंड के सभी जो पर्यटक स्थल हैं, खासतौर पर जो पहाड़ी जो क्षेत्र है, वो पर्यटकों से गुलजार होते हुए नजर आएंगे। नए साल का स्वागत इस नई मौसम के बदले हुए मिजाज से उनका यहाँ पर होता हुआ भी नजर आएगा। प्रशासन की तरफ से लगातार एहतियात बरतने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। नए साल पर जो पर्यटक जो नगरियाँ हैं, चाहे आपकी मसूरी हो, नैनीताल हो, या फिर मुंशियारी हो, या फिर आपके दूसरी उत्तरकाशी के हर्सिल वाली वैली हो, चमोली में कई जगह कह सकते हैं कि औली का स्थान हो, उन सभी के लिए प्रशासन अपनी तरफ से अलर्टनेस यहाँ पर दिखा रहा है। ट्रैफिक प्लान को जारी कर दिया गया है, यानी नए साल और क्रिसमस के लिए पहले से पुलिस प्रशासन यहाँ पर मुस्तैदी दिखा रहा है, ताकि ट्रैफिक प्लान के चलते जो पर्यटक यहाँ पर हैं वो उनको परेशानी ना हो, इसलिए पहले से ही रूट डाइवर्ट करने का काम यहाँ पर हो रहा है। साथ ही जो सैलानी या पर्यटक उत्तराखंड आ रहे हैं, उनके लिए भी एडवाइजरी लगातार यहाँ पर जारी की जा रही है कि उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ पर तापमान लगातार गिर रहा है, ऐसे में उन लोगों को ज़्यादा सावधानी बरतने की और गर्म कपड़ों के साथ आने की आवश्यकता है। प्रशासन की तरफ से हर ऐसे जो कस्बे हैं छोटे छोटे, उन जगहों पर भी अलाव की व्यवस्थाएं यहाँ पर चाक चौबंद रखने के लिए कहा गया, ताकि किसी भी प्रकार से किसी भी परेशानी, किसी भी पर्यटक को कोई परेशानी यहाँ पर ना हो। और लगातार दिशा निर्देश के चलते कह सकते हैं कि स्वयं जिला प्रशासन इन सब चीज़ों की मॉनिटरिंग करता हुआ भी नजर आ रहा है। तो अभी यही कहा जा सकता है कि नए साल पर जो मौसम का मिजाज यहाँ पर बदलने वाला है,
बिल्कुल स्नोफॉल को देखते हुए अब है प्रशासन भी हाई अलर्ट पर है, वहीं जो यात्रियों के चेहरे, जो पर्यटक के चेहरे वो भी खिल उठे हैं। बहुत शुक्रिया भय और अंजना आपका इन तमाम जानकारी के लिए। आप निगाह बनाए रखिए। तो वहीं निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही बीजेपी ने भी जीत का दावा कर दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की माने तो पहली बार प्रदेश में निकाय चुनाव में आपत्तियों की सुनवाई करने के बाद 39 निकायों में जनभावनाओं को देखते हुए आरक्षण बदलने का कार्य हुआ। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि 25 जनवरी को जब चुनाव के परिणाम आएंगे तो बीजेपी बड़े अंतर से जीत हासिल करती हुई नजर आएगी। निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तिथि घोषित कर दी है। 23 जनवरी को उत्तराखंड के सभी नगर पालिका और नगर निगमों के अंदर स्थानीय निकाय के लिए जनादेश प्राप्त होगा। और मैं कह सकता हूं कि पहली बार का अनुभव है कि जब नगर विकास द्वारा आपत्तियां मांगी गई रिजर्वेशन के बाद, तो जन भावना का कद्र किया गया। आपत्तियों का निस्तारण सुनवाई के बाद हुआ। लगभग 39 नगर निगम, नगर पालिका, पंचायत मिलाकर 39 स्थल थे जिनमें जन सुनवाई के बाद एक पुनः रिजर्वेशन तय हुआ है। हम इसका स्वागत करते हैं और 25 तारीख को उत्तराखंड के भारतीय जनता पार्टी सभी नगर निगमों में अपना परचम लहराएगी, ऐसा विश्वासपूर्वक मैं कह सकता हूं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में जनवरी 2025 से समान नागरिकता संहिता यूसीसी लागू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि यूसीसी लागू करने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। इस तरह उत्तराखंड आजादी के बाद यूसीसी लागू करने वाला प्रदेश बन जाएगा, जिसका वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि यूसीसी उभरते हुए भारत की एक तस्वीर है और ये विकसित भारत की ओर एक मजबूत कदम है। यूसीसी देश के लिए नजीर होगी और पूरे प्रदेश में सारे प्रदेश को इसे अपनाएंगे। युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का ये कमिटमेंट था कि हम आएंगे तो यूसीसी को लागू करेंगे। यूसीसी उभरते हुए भारत की एक तस्वीर है, ये विकसित भारत की ओर एक मजबूत कदम है और यूसीसी को इतनी गंभीरता से लाया जा रहा है कि वो सिर्फ उत्तराखंड तक सीमित रहने वाला नहीं है। यूसीसी देश के लिए एक नजीर होगी और हमें पूरी उम्मीद है कि सारे प्रदेश यूसीसी को हाथों हाथ लेने वाले हैं और यूसीसी देश का कानून बनेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, वो सबके कस्टम्स का ध्यान रखते हुए बड़ी बारीकी से उस यूसीसी को ड्राफ्ट किया गया है और पूरी ईमानदारी के साथ सबके कस्टम्स का, उनकी रीतियों का, उनकी परंपराओं का ध्यान रखा गया है। यानी मुसलमान निकाह करेगा और अपने निकाह को रजिस्टर्ड कराएगा, हिंदू फेरे लेगा लेकिन अपने विवाह को रजिस्टर्ड कराएगा, क्रिश्चियन रिंग सेरेमनी करेगा लेकिन अपने विवाह को रजिस्टर्ड कराएगा। तो सबको विवाह रजिस्टर्ड कराने पड़ेंगे और कोई तलाक देता है तो सबको तलाक भी रजिस्टर्ड कराने पड़ेंगे। घर बैठ के आप व्हाट्सएप पे तलाक नहीं दे पाएंगे, आपके घर की बपौती नहीं है, उस बेटी का अधिकार है, उस बेटियों को अधिकार देने वाला ये यूसीसी आ रहा है। और यूसीसी के अंदर बिल्कुल स्पष्ट किया जा रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बेटियों को, जो आधी आबादी है, उसको बराबरी का हक देगा। अब प्रॉपर्टी में बेटों के बराबर बेटियों को भी हिस्सेदारी मिलेगी, उसमें मुस्लिम बेटियां भी बराबर की हिस्सेदार होंगी और बाकी बेटियां भी बराबर की हिस्सेदार होंगी। तो ये अपने आप में बताता है कि जब हम संविधान की बात करते हैं, संविधान कहते हैं संविधान, एक जैसा विधान सबके लिए हो। हम एक जैसे विधान की बात करने के लिए, उस संविधान की बात करने के लिए मेरे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यूसीसी लेके आ रहे हैं। दिल की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। वहीं मसूरी में टिहरी से बीजेपी विधायक किशोर उपाध्याय ने मसूरी में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सभी लोगों को हिमालय को बचाए जाने को लेकर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि दिन प्रतिदिन हिमालय से बर्फ खत्म होती जा रही है और अगर हिमालय से बर्फ खत्म हुई तो ना तो गंगा बचेगी और ना ही यमुना और ना ही टिहरी झील। उन्होंने कहा कि टिहरी पर्यटन की दृष्टि से तभी विकसित होगा जब टिहरी बांध में पानी रहेगा। उन्होंने कहा कि देश विदेश वैज्ञानिक कह रहे हैं कि एक दशक के बाद हिमालय पर जरा से भी बर्फ नहीं रहेगी, इसलिए सबको मिलजुल कर सहयोग देने की जरूरत है। फिलहाल इसी के साथ देवभूमि समाचार में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।